मतलब आपसे क्या जानना चाह रहे हैं कि आपको एजेंट बताना है कि पहले तो आप डिजीज को डिफाइन करेंगे कि उसकी डेफिनेशन क्या है, फिर आप बताएंगे इसका कॉजेटिव एजेंट क्या है, फिर क्या इन्वायरमेंटल फैक्टर्स हैं, सोशल फैक्टर्स हैं, रिस्क फैक्टर्स हैं जो कि डिजीज को अफेक्ट कर रहे हैं, उसके बाद में उसका प्रिवेंशन कंट्रोल, ये पॉइंट्स आप मेंशन करेंगे। ठीक है, तो हम वो आज डिस्कस करेंगे रिगार्डिंग पोलियोमाइलाइटिस। सबसे पहला है कि व्हाट इज पोलियोमाइलाइटिस। तो ये एक इन्फेक्शन है, अक्यूट वायरल डिजीज है जो कि आरएनए वायरस की वजह से होती है। ठीक है, मेनली एलिमेंट्री ट्रैक्ट को अफेक्ट करती है पहले, उसके बाद में ये वायरस सेंट्रल नर्वस सिस्टम को इन्वॉल्व कर लेता है। 1% केसेस के अंदर ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम को डैमेज कर देता है और एक ऐसी कंडीशन बना देता है जिसको हम बोलते हैं फ्लैसिड पैरालिसिस, यानी कि जो कि पोलियो का गोल्ड स्टैंडर्ड माना जाता है। जब हम देखते हैं कि किसी एक पर्टिकुलर लिम्ब में या एसिमेट्रिकल काइंड ऑफ पैरालिसिस है, एक साइड पे है फ्लैसिड पैरालिसिस है, तो हम उसको पोलियो का केस कंसिडर करते हैं और उसको इन्वेस्टिगेट करते हैं पोलियो के लिए, राइट। सो दिस इज द फर्स्ट थिंग दैट विल बी स्टडिंग कि इसकी डेफिनेशन क्या है। दूसरी बात है एजेंट के बारे में कुछ और पॉइंट्स, जैसे कि पोलियो वायरस के बारे में आपको ये मेंशन करना पड़ेगा कि पोलियो वायरस जो है आरएनए वायरस है, इसके 3 सीरोटाइप्स होते हैं, 1 2 3। ठीक है, ज्यादातर जो आउटब्रेक्स होते हैं पैरालिटिक पोलियो के वो टाइप 1 वायरस की वजह से होते हैं। दूसरी बात पोलियो वायरस के बारे में बताएंगे कि ये सरवाइव कर सकते हैं फॉर लॉन्ग पीरियड्स इन द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। जब से ये कोरोना हुआ है तब से आपको इन चीज़ों की इंपॉर्टेंस समझ में आ रही है कि ये हर एक पॉइंट कितना इंपॉर्टेंट है बताना। ठीक है, कि कौन सी वायरस कितना सर्वाइवल रेट रखता है वो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में, ये मेंशन करना इंपॉर्टेंट है। तो पोलियो वायरस कैन सर्वाइव फॉर लॉन्ग पीरियड्स इन द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। उसके बाद में ये वाटर के अंदर 4 मंथ्स तक सर्वाइव कर सकता है एंड फीसिस के अंदर 6 मंथ्स तक सर्वाइव कर सकता है। इट इज़ अ वेरी बिग ड्यूरेशन। ठीक है, 6 मंथ्स फीसिस में सर्वाइव कर सकता है वायरस। उसके बाद जो पॉइंट आप मेंशन करेंगे वो ये कि ये वायरस जो है ये इनएक्टिवेट हो सकता है किस चीज से, पास्चराइजेशन से या फिर फिजिकल एंड केमिकल एजेंट्स की वजह से। म्यूट कर लो जहाँ से भी आवाज आ रही है। ये सारे पॉइंट्स आप किसके बारे में बताएंगे, वायरस के बारे में। क्या कि आरएनए वायरस है, टेम्परेचर्स में कोल्ड में ज़्यादा ये फेवरेबल रहता है, ठीक है, सर्वाइव कर सकता है। देन फीसिस में 6 मंथ सर्वाइव करता है, वाटर में 4 मंथ सर्वाइव करता है। उसके बाद में ये पास्चराइज होके किल हो सकता है या फिर फिजिकल और केमिकल एजेंट्स के थ्रू हम इसे किल कर सकते हैं। तो इससे आपको एक फीको ओरल रूट ट्रांसमिशन का भी एक आइडिया मिलता है क्योंकि ये फीसिस में भी सर्वाइव करता है इसलिए। नेक्स्ट थिंग इज रेजर्वायर ऑफ इन्फेक्शन क्या है। रेजर्वायर, इसमें मैन ही इसका रेजर्वायर होता है, इज द ओनली नोन रेजर्वायर ऑफ इन्फेक्शन। कोई भी एनिमल सोर्स इसका इन्फेक्शन का सोर्स नहीं होता है। ठीक है, उसके बाद ये तो था रेजर्वायर। नेक्स्ट यू विल मेंशन इन्फेक्शियस मटेरियल क्या होता है, यानी कि क्या चीज है जो कि एक हेल्दी ह्यूमन बीइंग के अंदर वो इन्फेक्शन लेके आ रही है फ्रॉम द रिजर्वायर। वो है या तो फीकल में या ओरोफेरेंजियल सिक्रीशंस ऑफ द इन्फेक्टेड पर्सन। ओरोफेरेंजियल सिक्रीशन से पास होने का जो इसका इन्फेक्शियस रूट है वो बहुत ही रेयर है, वेरी फ्यू केसेस हैव बीन रिपोर्टेड। ज्यादातर फीकल मैटर के थ्रू ही कंटामिनेशन आता है, फीको ओरल रूट के थ्रू। ठीक है, फीको ओरल रूट से कैसे आ सकता है, फ्रॉम 1% टू दी अदर भी जा सकता है, और फ्रॉम इन इंडिविजुअल उसका फीकल मैटर से अगर हैंड वॉशिंग वगैरह प्रॉपर नहीं है तो दूसरे ऑब्जेक्ट्स को जो वो टच कर रहा है वहां भी जा सकता है, फूड बॉर्न वे में भी जा सकता है, डिफरेंट वेज में ट्रांसफर हो सकता है। ठीक है, पीरियड ऑफ कम्युनिकेबिलिटी इसका क्या होगा, ये जब सिम्टम्स दिखने लग जाए उससे 1 हफ्ता पहले से लेके सिम्टम्स दिखने के कुछ दिन बाद तक से 3 हफ्ते तक ये आपको सिम्टम पीरियड ऑफ कम्युनिकेबिलिटी में रहता है इन्फेक्शन। यानी कि किसी को अगर सिम्टम्स दिख रहे हैं, कोई भी सिम्टम्स हो सकते हैं उसके, प्रोड्रोमल सिम्टम्स होते हैं इसके और मेन सिम्टम्स होते हैं, हर किसी को पैरालिसिस नहीं होता। ठीक है, तो अभी हम क्लिनिकल फीचर्स में डिस्कस करेंगे। अगर सिम्टोमेटिक है पेशेंट तो उसके 1 वीक बिफोर से लेके उसके नियरली 3 वीक्स आफ्टर तक वो इन्फेक्शन स्प्रेड करता रहता है। स्पेशली जो 3 वीक्स बाद का पीरियड है जिसमें कि वायरस जो है वो फीकल मैटर के अंदर पास होता रहता है। सो दिस इज अ बिगर प्रॉब्लम पॉइंट जो कि उसकी पीरियड ऑफ कम्युनिकेबिलिटी है बड़ी। ये तो था एजेंट के बारे में कुछ बातें कि एजेंट की सोर्स ऑफ इन्फेक्शन क्या है, उसका रिजर्वायर क्या है, पीरियड ऑफ कम्युनिकेबिलिटी क्या है। नेक्स्ट थिंग इज कि होस्ट के कौन से फैक्टर्स हैं जो कि फेवर करते हैं कि हाँ
आपको मालूम है 2 लोग खड़े हैं, एक में किसी का ज्यादा इम्यूनिटी पावर है तो उसको इन्फेक्शन होने की क्षमता उसका वो कम होगी, प्रोबेबिलिटी दूसरे को ज्यादा होगी, डिपेंडिंग ऑन कि दूसरे के अंदर कौन से फैक्टर्स है जो फेवर कर रहे हैं। तो होस्ट के कौन से फेवरेबल फैक्टर्स है, एक तो एज इज अ ससेप्टेबल फैक्टर, जिसमें कि जो यंगर जो छोटे बच्चे हैं दे आर मोर प्रोन टू कैच दिस काइंड ऑफ एन इन्फेक्शन। ये माना जाता है कि एसेंशियली हम इसको कह सकते हैं इट इज अ डिजीज ऑफ इन्फेंसी एंड चाइल्डहुड। हालांकि अडल्ट में भी केसेस मिलते हैं पोलियो के, लेकिन ज्यादा प्रेवलेंस जो है वो यंगर एज ग्रुप्स के अंदर है। ठीक है, वो भी मेनली 3 इयर्स बिलो, यानी 6 मंथ्स टू 3 इयर्स के जो इंडिविजुअल्स हैं दे आर एट अ बिगर रिस्क। तो आपको एज करके ये बताना पड़ेगा कि ये ज्यादातर इन्फेंसी और चाइल्डहुड की डिजीज मानी जाती है एंड मोस्ट ऑफ द केसेस आर रिपोर्टेड फ्रॉम 6 मंथ्स टू 3 इयर्स ऑफ एज वाला एज ग्रुप। ठीक है, ये एज में आप मेंशन करेंगे। दूसरी चीज आप बताएंगे जेंडर प्रेडिलेक्शन, कि मेल्स में ज्यादा केसेस रिपोर्ट होते हैं कंपेयर टू फीमेल्स। ठीक, तीसरी चीज आप रिस्क फैक्टर्स बताएंगे, क्या क्या रिस्क फैक्टर्स हो सकते हैं। रिस्क फैक्टर्स का मतलब ये है कि जिन लोगों के अंदर ऑलरेडी दे हैव गॉट द पोलियो वायरस इनटू देम, ठीक है, उसके बाद में ये अटैक कब प्रेसिपिटेट करेगा। ठीक है, मतलब कि अगर किसी के अंदर पोलियो वायरस एंटर कर गया तो वो सिम्टोमेटिक है या एसिम्टोमेटिक, दोनों कैटेगरीज का हो सकता है वो नहीं कोई प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा हो, लेकिन अगर कुछ रिस्क फैक्टर्स जुड़े हुए हैं उस टाइम पे तो वो अटैक को प्रेसिपिटेट करवा देंगे। वो क्या है वो रिस्क फैक्टर्स, जैसे कि फटीग, ठीक है, कोई ट्रॉमा होना, कोई सर्जिकल ट्रीटमेंट उस वक्त पे उस इंडिविजुअल पे हो रहा हो, कुछ किस्म के इंट्रामस्कुलर इंजेक्शंस, ऑपरेटिव प्रोसीजर्स, ये सब चीजें अगर हो रही हैं तो एक अटैक प्रेसिपिटेट हो सकता है। आपको मालूम है कि इसका मतलब क्या है। एक एग्जांपल मैं आपको देती हूँ कि जैसे किसी को हार्ट प्रॉब्लम है, ठीक है, सम पेशेंट हैज सम काइंड ऑफ अ हार्ट ट्रबल, उसमें अगर वो पेशेंट सीवियर एक्सरसाइज करने लग जाए या ओवर एक्सर्ट करने लगे तो वो उसको किस में प्रेसिपिटेट करवा देगा, इट कैन लीड टू अ मायोकार्डियल अटैक। ठीक है, एक अंजाइना का कंडीशन, परसिस्टेंट अंजाइना की कंडीशन क्रिएट हो सकती है। कब, जब ओवर एक्सरसाइज, अगर वो नॉर्मली अपनी प्लेस पे बैठ के अपना काम कर रहा है, रेस्ट एट रेस्ट है, तो जरूरी नहीं है कि अटैक प्रेसिपिटेट हो, बस कुछ चीजों को कंट्रोल में रखना है। लेकिन उसका हार्ट उतने फंक्शन को सपोर्ट नहीं कर रहा है, ओवरलोडिंग हो रही है, उस टाइम पे एक अंजाइना का अटैक प्रेसिपिटेट कर सकता है। ठीक है, सिमिलरली पोलियो के अंदर अगर वायरस एंटर कर गया है और ये सारी चीजें साथ में मिल जाए, जैसे फटीग, ट्रॉमा, कोई ऑपरेटिव सर्जरी, कोई इंटरमस्कुलर इंजेक्शन, तो वो एक अटैक प्रेसिपिटेट हो सकता है। लास्ट हम बात करते हैं इम्यूनिटी की, कि पोलियो की इम्यूनिटी के बारे में आप क्या जानते हो कि कि पोलियो का जो वैक्सीन है, ठीक है, ओपीवी और आईपीवी जो है ये इम्यूनिटी प्रोवाइड करते हैं। उसके अलावा जो मैटरनल एंटीबॉडीज होती हैं वो 6 मंथ्स तक कुछ प्रोटेक्शन दे सकती हैं, नॉट मोर देन दैट। तो 6 मंथ्स के बाद में कंपलसरी या मैंडेटरी हो जाता है कि पोलियो वैक्सीन दिया जाए। अभी आज की डेट में एट बर्थ ही ओपीवी की डोज दे दी जाती है, जिससे कि रिस्क ही नहीं हो कि बाद में उसको इन्फेक्शन हो। वी डू नॉट वेट कि मैटरनल एंटीबॉडी उसको प्रोटेक्ट करेगी कि नहीं करेगी। एंड टू बी ऑन अ सेफर साइड 6 मंथ्स के बाद में वो डोजेज रिपीट किया जाता है, 4 डोजेस तक दिए जाते हैं पोलियो के, आईपीवी भी देते हैं, ओपीवी भी देते हैं। विल कंटिन्यू दैट इन इम्यूनाइजेशन वाला पॉइंट। ठीक है, नाउ ये थे होस्ट के फैक्टर्स, यानी होस्ट की एज, होस्ट की इम्यून के बारे में कुछ, एंड देन रिस्क फैक्टर्स एंड जेंडर, क्या प्रेडिलेक्शन है। इन्वायरमेंटल फैक्टर्स क्या है जो कि अफेक्ट करेंगे पोलियो को। एक तो मौसम, रेनी सीजन ज्यादा केसेस लेके आता है पोलियो के। ठीक है, ये जो जून से लेके जो सितंबर का जो मंथ होता है इसको पीक ट्रांसमिशन कंसिडर करते हैं हम पोलियो के लिए। उसके अलावा सोर्सेज अगर अवेलेबल हो कंटामिनेटेड फूड, वाटर के एंड फ्लाइज के, तो वो एक बहुत बड़ा सोर्स इन्वायरमेंटल फैक्टर माना जाता है। कहीं पे ऐसा प्रॉब्लम हो रही हो जहाँ पे कि जो ड्रेनेज है फीकल मैटर की, वो जो ड्रेन सप्लाई है वो फ्रेश वाटर सप्लाई से कनेक्ट हो रही है, ऐसे कुछ भी कंडीशंस आ रही हो जिसमें कि कंटामिनेटेड वाटर का सोर्स मिल रहा हो, या फूड मैटर का कैसे मिलेगा, जो जैसे सब्जियां हैं उनको ये सेप्टिक एरियाज के अराउंड उगा दिया या नाले के पानी में ग्रो कर लिया उन वेजिटेबल्स को, फिर आप उसको, जैसे खीरा है, आप उसको रॉ सैलेड की तरह खा लिया अंडर कुक, ठीक वे में, या रॉ वे में खा लिया, तो वो जो है उसके अंदर वो कंटेमिनेशन
प्रेजेंट है एंड दैट कंटेमिनेशन कैन कैरी फॉरवर्ड। अगर उस फीकल मैटर के अंदर पोलियो वायरस प्रेजेंट है तब उस केस में मैं बात कर रही हूँ ये। तो अगर कंटेमिनेशन प्रेजेंट है, कंटेमिनेटेड सोर्सेज प्रेजेंट है, तो ये एनवायरनमेंट के वो फैक्टर्स हैं जो कि उसको प्रोपोगेट करेंगे इस काइंड ऑफ इन्फेक्शन को, पोलियो वायरस को। उसके अलावा पुअर सैनिटेशन, ओवर क्राउडिंग, तो ये सारे पॉइंट्स आपको मेंशन करने हैं। क्या क्या? एक तो रेनी सीजन में ज़्यादा केसेस होते हैं, रिपोर्ट होते हैं पोलियोमाइलाइटिस के। June to September is the peak transmission period. Then contaminated sources of food, water and flies अगर ये present हैं then they will propagate the infection. Lastly, overcrowding या poor sanitation अगर है that will favor the infection. This was all about environmental factors. नेक्स्ट जो एपिडेमियोलॉजी में आप मेंशन करोगे वो है मोड ऑफ ट्रांसमिशन। ये हेडिंग्स आपको याद रखनी है, हर डिजीज में हेडिंग सिमिलर रहेगी, बस अंदर का मैटर 2-4 लाइनों का वो चेंज हो जाएगा, ठीक है। 20 मार्क्स का अगर क्वेश्चन आता है तो आपको यही लिखना है कि ये इसका डिजीज का डेफिनेशन है, ये एजेंट के फैक्टर्स हैं, उस एजेंट के बारे में जो भी आपको मालूम है आप लिख दो जो उस डिजीज को कॉज कर रहा है। फिर होस्ट के बारे में तो नॉर्मल ही है कि एज फैक्टर ज़्यादातर बच्चों को ही हो रही है, कुछ एक कंडीशन है जो अडल्टहुड में प्रेवलेंट है। फिर जेंडर का आप बता देंगे, ठीक है, इम्यूनिटी का पॉइंट बता देंगे। देन एनवायरनमेंट के फैक्टर्स है, उसके बाद में मोड ऑफ ट्रांसमिशन। एनवायरनमेंट के फैक्टर्स ज़्यादातर सब में सिमिलर ही रहते हैं, ठीक है। रेस्पिरेटरी के ज़्यादातर इन्फेक्शन के यही सीजन होता है जो कि ट्रांसफर होते हैं इन्फेक्शन। फिर मोड ऑफ ट्रांसमिशन पे आ जाओ। मोड ऑफ ट्रांसमिशन में इसमें फीको ओरल रूट है मेनली। ड्रॉपलेट इन्फेक्शन से भी कुछ केसेस रिपोर्ट हुए हैं, बट फीको ओरल रूट मेन रूट रहता है। तो मैंने अभी आपको जो एक्सप्लेन करा कि फीकल मैटर अगर कंटेमिनेट कर देगा पानी को या फूड को, वो पानी और फूड हम खा ले, ठीक है, तो वो हमको अफेक्ट कर सकता है। दैट इज द फीको ओरल ट्रांसमिशन। इंक्यूबेशन पीरियड जो है इसका फ्रॉम 7 to 14 डेज रेंज करता है, ये आपको मेंशन करना है। देन क्लिनिकल स्पेक्ट्रम, यानी कि क्लिनिकली हमको पोलियो कैसा दिखेगा, ठीक है। तो क्लिनिकली पोलियो जो है काफ़ी तरीके का दिख सकता है। हमेशा हमारे मन में क्या इमेज है कि जो पोलियोमाइलाइटिस का केस है वो पैरालिटिक पेशेंट दिखेगा, ऐसा नहीं है। वो 1% केसेस होते हैं, ज़्यादातर 91 to 96% केसेस जो होते हैं वो सब क्लिनिकल इन्फेक्शन के होते हैं, यानी कि क्लिनिकली उनमें कोई भी एपरेंट सिम्टम नहीं दिखता। तो आपको क्लिनिकल स्पेक्ट्रम में ये पॉइंट लिखना पड़ेगा कि जब भी कोई इंडिविजुअल, व्हेन एन इंडिविजुअल इज ससेप्टेबल टू पोलियो एंड इज एक्सपोज्ड टू द इन्फेक्शन, वन ऑफ द फॉलोइंग रिस्पॉन्सेज में अकर, ठीक है। उसके बाद आप वो रिस्पॉन्सेज मेंशन करेंगे कि या तो ये दिख सकता है, 90% चांसेस ये है कि सब क्लिनिकल इन्फेक्शन रहेगा, कुछ भी नहीं दिखाई देगा उसमें। कैसा होगा सब क्लिनिकल? विद नो प्रेजेंटिंग सिम्टम्स। इसमें वायरस कैसे रिकॉग्नाइज होगा? ओनली थ्रू आइसोलेशन ऑफ वायरस एंड बाय द राइजिंग एंटीबॉडी टाइटर्स, या तो उसका सीरोलॉजिकल एग्जामिनेशन करके या फिर उसके सैंपल में से वायरस को कल्चर करवा के ही हम उसको पोलियो का केस बता सकते हैं। और वो ड्यू टू एनी रिसर्च ही हो सकता है। जब उसको कोई सिम्टम नहीं है तो यूजुअली पेशेंट विल नॉट अप्रोच। दूसरी कैटेगरी क्या है रहेगी? माइनर इलनेस या अबॉर्टिव पोलियो। पहले हमने कौन सी सुनी थी अभी? सब क्लिनिकल इन्फेक्शन या इनअपेरेंट पोलियो जिसको हमने बोला। दूसरी थी माइनर इलनेस या अबॉर्टिव पोलियो। ये 4 to 8% लोगों को इस किस्म का पोलियो होता है। इसमें क्या होता है? इसमें पोलियो वायरस की वजह से जो वायरीमिया हो रहा है, तो वायरीमिया के प्रेजेंटेशंस मिलते हैं, यानी कि बॉडी में कोई भी पैथोजन एंटर करता है तो बुखार होना, ये कंडीशन जो होती है, एनोरेक्सिया, ये सब मिलता है। इसमें स्पेसिफिकली पोलियो का कुछ अलग से हटके नहीं मिलता कि हम बोले स्पेसिफिक पोलियो का केस है। क्या मिलेगा इसमें? सिर्फ सेल्फ लिमिटिंग काइंड ऑफ अ कंडीशन मिलेगी, बुखार की, बॉडी एक, एनोरेक्सिया, एंड this will all be due to viremia. This will be self limiting. पेशेंट इससे क्विकली रिकवर कर जाएगा। क्लिनिकली हम इसको पोलियो का केस डायग्नोज नहीं कर सकते। इसका भी रिकग्निशन होगा सैंपल्स में से वायरस को आइसोलेट करा के या फिर उसका सीरम में से एंटीबॉडी टाइटर करके, इन 2 कंडीशंस में ही होगा। तीसरी कैटेगरी आ गई अब नॉन पैरालिटिक पोलियो। पहली दोनों कैटेगरीज हो गई सब क्लिनिकल इन्फेक्शन की और माइनर इलनेस की। तीसरी वाली आ गई नॉन पैरालिटिक पोलियो। इसमें क्या होगा? 1% इन्फेक्शंस में ये होता है, इसमें स्टिफनेस और पेन इन द नेक हो जाएगी। तो ये एक इंडिकेशन होगा कि कुछ ना कुछ
या तो मेनिंजिस से रिलेटेड हो रहा है या कहीं ना कहीं सीएनएस डिस्टर्ब हो रहा है। जब भी गर्दन और सिर से रिलेटेड समस्याएं होने लगती हैं तो वो एक इंडिकेशन होता है कि या तो आपकी मेनिंजिस में कोई समस्या है या फिर हेड से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम हो रही है। तो नेक की स्टिफनेस मिलेगी इसमें और पेन मिलेगा। अभी भी इसमें गोल्ड स्टैंडर्ड जो है पोलियो का पैरालिसिस वो नहीं मिल रहा। ये नॉन पैरालिटिक कैटेगरी का पोलियो कहलाएगा। इसमें नेक की स्टिफनेस और पेन मिलेगी। ये 2 to 10 days लास्ट करती है कंडीशन, उसके बाद में रिकवरी हो जाती है। ठीक है। दिस डिजीज को हम अक्सर कर दिस इज सिनोनिमस विद एसेप्टिक मेनिंजाइटिस। हम इसे काफ़ी बार मेनिंजाइटिस का केस समझ लेते हैं रादर दैन पोलियो का केस, क्योंकि उसकी प्रेजेंटेशन ही गर्दन की स्टिफनेस और हेडेक है, जो कि मेनिंजाइटिस मैंने अभी डिस्कस करा था इस लेक्चर से पहले कि बहुत प्रोमिनेंट फीचर है मेनिंजाइटिस का वो। तो कई बार कंफ्यूजन हो जाता है कि पोलियो का केस है या मेनिंजाइटिस का। फिर लैब इन्वेस्टिगेशन पे क्लियर होगा कि ये पोलियो का केस है। सो दिस विल बी कॉल्ड एज नॉन पैरालिटिक पोलियो। लास्ट जो हम डिस्कस अब करेंगे जो सबसे इम्पोर्टेंट है दैट इज पैरालिटिक पोलियो। इसको हम गोल्ड स्टैंडर्ड मानते हैं कि पोलियो को डायग्नोस करने के लिए, और जो सर्विलेंस होती है वो भी इसी पे बेस्ड होती है। आप सर्विलेंस में वर्ड सुनेंगे एएफपी। ठीक है, एएफपी सर्विलेंस, एएफपी सर्विलेंस। जब भी आप पोलियो का सर्विलेंस की बात करेंगे तो एएफपी सुनेंगे। एएफपी क्या है? अक्यूट फ्लैसिड पैरालिसिस। ये एक गोल्ड स्टैंडर्ड माना जाता है पोलियो को डिटेक्ट करने के लिए, क्योंकि बाकी चीज़ें जो हैं वो नॉन स्पेसिफिक हैं। ठीक है। लेकिन ये पैरालिसिस होने से पहले पेशेंट को प्रोड्रोमल सिम्टम्स आते हैं, उसके बाद में पैरालिसिस होता है। क्या प्रोड्रोमल सिम्टम्स क्या आएंगे? मैलेज, फीवर, एनोरेक्सिया, नोजिया, वॉमिटिंग, हेडेक, सोर थ्रोट। ठीक है, एब्डोमेन पेन। ये सब चीज़ें जो कि एक वैसे भी जीआई इन्फेक्शन में आपको मिल सकती हैं, वो सब उसको होगा। पेट में दर्द होना, ठीक है, उसके बाद में बुखार आना, बदन दर्द होना, एंड सोर थ्रोट, एनोरेक्सिया, भूख नहीं लगना, वॉमिट होना, कॉन्स्टिपेशन होना, ये सब चीज़ें मिलेंगी। उसके कुछ दिन के बाद में से विद इन अ फ्यू डेज, 4 days अप्रॉक्स, पेशेंट को ग्रेजुअली मसल वीकनेस स्टार्ट होगी और वो मसल वीकनेस रैपिडली प्रोग्रेस कर जाएगी इनटू पैरालिसिस। ठीक। तो ये इसको कैसे इसको हम थोड़ा डिटेल में समझते हैं कि ये लेस देन 1% इन्फेक्शंस में हमको इस किस्म का पैरालिटिक पोलियो मिलता है। ठीक। वायरस इन्वेड करता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम को। पहले वायरस कहाँ एंटर हुआ था? जीआई में। जीआई से जब वो सीएनएस तक पहुंच जाएगा तो इस किस्म का पोलियो होगा। जब वो सीएनएस में पहुंच के उसे इन्वेड कर देगा और वैरिंग डिग्री ऑफ पैरालिसिस कर सकता है। ठीक है, नॉट ऑलवेज कंप्लीट पैरालिसिस हमेशा नहीं करता, कभी कभी सिर्फ मस्कुलर वीकनेस करके छोड़ देता है, कभी कभी एक पार्शियल पैरालिसिस की कंडीशन कर देता है। सो इसमें हिस्ट्री किस चीज़ की देगा पेशेंट कि जिस वक्त ये कंडीशन कब हुई? पहले बुखार आ रहा था, पहले बॉडी एक हो रहा था, कॉन्स्टिपेशन हो रहा था, पेट दुख रहा था, उसके बाद सडनली ये सब हुआ। उसके बाद क्या प्रॉब्लम आएगी बच्चे को? यूजुअली बच्चों में ही होता है ये, ट्राइपॉड साइन उसको हम बोलते हैं। ठीक है, बुखार वगैरह आने के बाद बच्चे को बैठने में तकलीफ होने लग जाएगी, उठने बैठने में, इसको हम बोलते हैं ट्राइपॉड साइन। ट्राइपॉड साइन मतलब कि आपने एक ट्राइपॉड देखा होगा कि आप लैब ये केमिस्ट्री लैब्स वगैरह में हम ट्राइपॉड्स यूज करते थे, राइट? तो वैसा एक स्ट्रक्चर बना के वो बैठता है बच्चा। व्हेन यू टेल द चाइल्ड टू सिट, तो वो क्या करेगा? पीछे अपना हाथ रखेगा, सपोर्ट करेगा ज़मीन से, एंड देन वो बैठेगा। उसके बाद में पहले वो अपने हिप्स को पार्शियली फ्लेक्स करेगा, नीज को करेगा, एंड देन द चाइल्ड विल सिट हैंड के सपोर्ट पे। बच्चे यूजुअली ऐसे नहीं बैठते, एडल्टहुड में ऐसे बैठे हुए दिख भी सकते हैं, बच्चे नहीं बैठते ऐसे। तो दिस इज अ कंडीशन जिसमें कि इसको हम ट्राइपॉड साइन बोलते हैं। उसके बाद में ये पैरालिसिस प्रोग्रेस करेगा एंड इट विल रीच टू इट्स मैक्सिमम इन मेजॉरिटी ऑफ केसेस विच विल बी विद इन 4 days। 4 days के अंदर अंदर ये अपने मैक्सिमम पैरालिसिस पोटेंशियल पे पहुंच सकता है। और कैसा काइंड ऑफ पैरालिसिस होता है इसका? डिसेंडिंग पैरालिसिस होता है। ठीक है, यानी कि हिप से स्टार्ट होके नीचे डिस्टल पार्ट तक, पैरों तक, अंगूठों तक ये जाएगा, स्टार्टिंग फ्रॉम द हिप एंड गोइंग टू द थंब। इसको बोलते हैं हम डिसेंडिंग पैरालिसिस, नीचे की तरफ जा रहा है। ओके। एक और पॉइंट क्लिनिकली पेशेंट में जो देखने को मिलेगा वो होगा कि डीप टेंडन रिफ्लेक्सेस जो उसकी हैं, जो हम चेक करते हैं, किसी भी सेंसरी काइंड ऑफ अ डैमेज हो रहा होता है तो उसकी रिफ्लेक्सेस चेक करी जाती हैं। तो इस केस में डीप टेंडन रिफ्लेक्सेस का डिमिनिशन होने लगता है, लॉस होने लगता है पैरालिसिस शुरू होने के मैम, पहले। जैसे यस, जो गुलियन बेरे सिंड्रोम होता है उसमें भी यही होता है ना? सॉरी सॉरी सॉरी, जस्ट अ मिनट। हाँ, जस्ट अ मिनट, बोलिए। जो गुलियन बेरी सिंड्रोम होता है उसमें भी यही होता है क्या?
नहीं, उसके अंदर नर्व्स का जो शीथ होती है ना वो डिस्ट्रॉय होने लग जाती है, नर्व्स डैमेज होने लग जाती है। उसको हम पोलियो से कंपेयर नहीं कर सकते। पोलियो एक क्लास, उसमें भी जब ऑब्वियसली नर्व्स डैमेज होंगी तो नर्व से रिजल्टिंग जितना भी वो जहाँ वो नर्व अप्लाई कर रही होगी वो चीज़ पैरालाइज होने लग जाएगी। तो ठीक है। मैम सिमिलर जो सिम्टम्स है वो तो सिमिलर आ रहे हैं, तो फिर डायग्नोस कैसे करेंगे दोनों को? देखो, कोई भी चीज़ डायग्नोस क्लिनिकली कभी भी नहीं होती, लैबोरेटरी से इन्वेस्टिगेशन से डायग्नोसिस कंफर्म होती है। आज की डेट में भी किसी को सर्दी खांसी हो रही है तो आप ये नहीं कह दोगे इसे कोविड-19 है, जब तक उसका लैब इन्वेस्टिगेशन नहीं आ जाएगा। ठीक है। फिर भी क्लिनिकल डायग्नोसिस जिन चीज़ों के मैच करते हैं उनको हम एक डिफरेंशियल डायग्नोसिस में कंसिडर करते हैं, उसका भी टेस्ट करवाएंगे और इसका भी करवाएंगे, टू फाइनली रूल आउट कि कौन सी कंडीशन नहीं है और कौन सी है। स्टिल आप जो कंडीशन बोल रहे हो उसका एक काफ़ी डिफरेंट फीचर होता है कंपेयर टू पोलियो, क्योंकि पोलियो यूजुअली लिम्स को इन्वॉल्व करता है। ठीक है, और रीजन्स का पैरालिसिस कम होगा। लेकिन गुलेन बेयर सिंड्रोम में काफ़ी डिफरेंट प्रेजेंटेशंस हो सकते हैं, उसमें काफ़ी एरियाज का पैरालिसिस हो सकता है, बिकॉज उसमें जो न्यूरल शीथ का डैमेज हो रहा है वो एक पर्टिकुलर एक जगह का नहीं हो रहा। इसमें एसिमेट्रिकल और यूजुअली एक ही लिम्ब इन्वॉल्व होती है पोलियो में ज़्यादातर। ठीक है। एंड इफ इट इज़ अ वेरी रेयर केस ऑफ पोलियो तो उसमें ज़्यादा लिम्स इन्वॉल्व हो सकती हैं। ठीक। ओके, थैंक यू। ओके। सो क्या डिस्कस कर रहे थे हम कि इसका प्रेजेंटेशन कैसा होगा। तो डीप टेंडन रिफ्लेक्सेस भी इसमें डिमिनिश होने शुरू हो जाएंगे। ठीक है। जब भी पेशेंट को फीवर वगैरह हो रहा होगा उस समय पे अगर आपको लगता है कि उसके पोलियो वैक्सीनेशन कंप्लीट नहीं हुई है तो आप टेंडन रिफ्लेक्सेस चेक करोगे तो वो वहाँ पे डिमिनिश हो रहे होंगे। तो दैट कैन इंडिकेट कि इसको एक पैरालिटिक अटैक आ रहा है या आने वाला है। ठीक है। उसके बाद क्रेनियल नर्व इन्वॉल्वमेंट कम ही केसेस में दिखता है। जब क्रेनियल नर्व का इन्वॉल्वमेंट दिखने लगता है पोलियो में तो उस काइंड ऑफ पोलियो को हम बोलते हैं बल्बर या बल्बो स्पाइनल फॉर्म्स जो होते हैं पोलियो के, उसमें आपको ये कंडीशंस मिलेंगी जैसे अभी हम डिस्कस कर रहे थे कि फेस का पैरालिसिस हो जाना। ठीक है। वो कब मिलेगा? जब क्रेनियल इन्वॉल्वमेंट हो जाए उसमें पैरालिसिस पोलियो के अंदर। ये रेयर कंडीशंस होती हैं कि बल्बर काइंड ऑफ पोलियोमाइलिटिस हो जाए, बट स्टिल इट्स देयर। अगर ऐसा हो जाता है तो और भी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, जैसे कि रेस्पिरेटरी इंसफिशिएंसी भी हो सकती है, क्योंकि मसल्स अगर रेस्पिरेटरी मसल्स इन्वॉल्व हो जाए उसमें पैरालिसिस में तो फिर इंसफिशिएंसी हो जाएगी विच कैन बी लाइफ थ्रेटनिंग, जिसकी वजह से डेथ भी हो सकती है। पोलियो के अंदर डेथ होना एक बहुत ही रेयर कंडीशन है, बट अगर हो सकती है, नथिंग इज इम्पॉसिबल अगर वो वाली मसल्स इन्वॉल्व हो जाए जो कि रेस्पिरेशन को सपोर्ट कर रही हैं। ओके। पोलियो के ट्रीटमेंट की अगर हम बात करें तो देयर इज नो स्पेसिफिक ट्रीटमेंट फॉर पोलियो, उसका बस प्रिवेंशन कर सकते हैं हम ये ओपीवी एंड आईपीवी के थ्रू, बट हम उसको स्पेसिफिकली ट्रीट नहीं कर सकते। क्या कर सकते हैं? पेशेंट को केयर प्रोवाइड कर सकते हैं, गुड नर्सिंग प्रोवाइड कर सकते हैं। ठीक है। और उसके बाद में उसको आर्टिफिशियल लिम्ब का सपोर्ट प्रोवाइड कर सकते हैं, जो मेटल कैलिपर्स वगैरह चलते हैं इनके लिए सपोर्ट करने के लिए वो प्रोवाइड कर सकते हैं। उसके अलावा फिजियोथेरेपी इज वन पॉइंट जो कि कुछ असर करती है टू सम एक्सटेंट, नॉट कम्प्लीटली, बट उसको मसल स्ट्रेंथ रीगेन करने में, जो कि कंप्लीट पोलियो का कंप्लीट पैरालिसिस का केस नहीं है, उसमें फिजियोथेरेपी थोड़ा बहुत अपना रोल दे सकती है उसको मसल स्ट्रेंथ देने में। नाउ वील डिस्कस प्रिवेंशन। प्रिवेंशन यू नो कि आईपीवीज एंड ओपीवीज होते हैं। अब आईपीवी और ओपीवी का कंपैरिजन आपको पता होना चाहिए कि विच इज मोर प्रेफर्ड एंड व्हाई। अगर कोई कम्युनिटी आउटब्रेक हो रहा है, कोई डिजीज स्प्रेड हो रही है, मतलब पोलियो का कम्युनिटी आउटब्रेक हो जाए तो हम ओपीवी को ज़्यादा प्रेफर करेंगे कंपेयर टू आईपीवी। इसीलिए जो हम ये पल्स पोलियो प्रोग्राम चलाते हैं, ठीक है, इसमें हम ओपीवी देते हैं ना कि आईपीवी। आईपीवी नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल के अंदर दी जाती है। ठीक। आईपीवी और ओपीवी में डिफरेंस क्या है? आईपीवी के अंदर हमेशा एक बात याद रखो कि जितने भी इनएक्टिवेटेड वैक्सीन है, आईपीवी इनएक्टिवेटेड है, ठीक है, तो उनका इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन दिया जाता है। जितने भी लाइव वैक्सीन हैं, अभी मैंने आपको कुछ पहले भी बताया था कि नेजल स्प्रे से लाइव वैक्सीन देने वाला बताया था इन्फ्लुएंजा के टाइम पे। ठीक। अभी इसके अंदर क्या होता है, ओरल पोलियो में ओरल ड्रॉप्स दी जाती हैं। लाइव वैक्सीन को हमेशा ट्रैक्ट से दिया जाता है, उस ट्रैक्ट से जहाँ से कि वायरस एंटर करता है अपने नॉर्मल कोर्स में, क्योंकि ये एक इंटेस्टाइनल पैथोजन है, मुंह से ही एंटर करेगा, तो इसलिए हम ओपीवी को भी मुंह से ही एंटर कराते हैं। इन्फ्लुएंजा के केस में जो हम दे रहे थे लाइव वैक्सीनेशन, वो हम नेजोफेरेंजियल स्प्रे के फॉर्म में दे रहे थे या थ्रू नोज दे रहे थे, क्योंकि वो रेस्पिरेटरी था। तो ऑलवेज रिमेंबर कि लाइव वैक्सीन अपने नॉर्मल ज़्यादातर केसेस में वहीं से दी जाती
जहाँ से पैथोजन एंटर करता है। इसका एडवांटेज ये है कि ये वैसा ही एक रिएक्शन प्रोड्यूस करेगा सिमिलरली जैसा कि पैथोजन करता है, यानी कि ये एलिमेंट्री ट्रैक्ट के अंदर भी लोकल इम्यूनिटी को क्रिएट करवाएगा, उसके बाद में ये सीएनएस को भी प्रोटेक्शन देगा जब ब्लड के अंदर एंटीबॉडीज आ जाएंगी तब। लेकिन आईपीवी क्या करेगा, क्योंकि हमने सीधे उसको ब्लड में दिया है, हमने उसको इंजेक्टेबल फॉर्म में दिया है। हाँ मैम, आई हैव अ क्वेश्चन। जो सीएनएस को ये कर रहा है जैसे इन्फेक्टेड, तो सीएनएस में कौन सा रिसेप्टर यूज हुआ जो सीएनएस तक पहुंचा है? ये जीआईटी में गया तो ओरोफिकल रूट से, ओरोफेरेंजियल सिक्रेशन से, ड्रॉपलेट सिक्रेशन से, बट सीएनएस का नहीं समझ में आया। हाँ, सी व्हाट हैपेंस इज कि इसके रिसेप्टर्स जो भी टिश्यू के पास अफिनिटी रहती है ना, तो उसके स्पेसिफिक रिसेप्टर्स होते हैं। एक वायरस का जो अफिनिटी है, इसका अफिनिटी जीआई से नहीं है, इसका मोड ऑफ एंट्री है जीआईटी, लेकिन इसको पहुंचना जहाँ पे है, जहाँ पे इसको अपनी इन्फेक्शन क्रिएट करना है, दैट इज सीएनएस। वहाँ पे इसके जो नॉर्मली एड्रेनर्जिक रिसेप्टर्स हमारी बॉडी में वैसे प्रेजेंट होते हैं एड्रेनालिन के लिए, ठीक है, वो रिसेप्टर्स इसको रिसीव करने का काम करते हैं। ये आपका अभी ये पॉइंट नहीं है इसकी डिटेल में जाने का, इसके लिए मैं आपको लिंक शेयर कर दूंगी, उसका बहुत मेजर डिटेल है कि कौन कौन से रिसेप्टर्स इसको रिसीव कर सकते हैं, ठीक है। बट यू नीड टू नो कि इसकी अफिनिटी किस टिश्यू से है, इतना आपको जरूर पता होना चाहिए कि कोई भी पैथोजन जो एंटर कर रहा है उसकी अफिनिटी कहाँ से है। उसकी रूट ऑफ एंट्री कुछ और हो सकती है, अफिनिटी कहीं और हो सकती है, ठीक। ओके, जैसे कि अगर हम किसी कंट्री में एंटर करते हैं तो आइदर वी एंटरिंग थ्रू द सी साइड और वी एंटरिंग इंटरनेशनली, ठीक है, लेकिन हमें पहुंचना, हमारी लोकेशन जरूरी नहीं है कि हमने जिस पोर्ट पे एंट्री करी है हमारी लोकेशन भी वही हो, हम वहीं पहुंचना चाहते हो, हम पहुंचना कहीं और भी जा सकते हैं। सो रूट ऑफ एंट्री या कहाँ से एंटर कर रहा है, दैट इज एन इम्पॉर्टेंट थिंग दैट यू हैव टू टेल अबाउट एवरी पैथोजन। दूसरा, कहाँ पे उसका मोड ऑफ एक्शन है, दिस यू हैव टू टेल, ओके। रेस्पिरेटरी वाले ज्यादातर रेस्पिरेटरी में पहुंच के रेस्पिरेटरी ही प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जो रेस्पिरेटरी में पहुंचने के बाद में अंदर जाके स्किन की प्रॉब्लम्स एंड अदर ऑर्गन्स को भी इफेक्ट करने लगते हैं। सिमिलरली पोलियो जो है वो जीआई में एंटर करता है, सीएनएस पे पहुंच जाता है। ओके, अभी वापस आओ इसकी प्रिवेंशन के ऊपर कि प्रिवेंशन में आईपीवी एंड ओपीवी दो चीजें हम डिस्कस कर रहे थे। तो आईपीवी जो है उसको हम इंजेक्टेबल वे में दे रहे थे, तो ये क्या करेगा, ये सिर्फ एंटीबॉडीज क्रिएट करेगा और हमको उस काइंड ऑफ पोलियो से प्रिवेंट करवाएगा जो कि सीएनएस के फीचर्स रखता है, ठीक। लेकिन ये लोकल इम्यूनिटी नहीं प्रोवाइड करेगा, यानी कि जीआई की इम्यूनिटी नहीं प्रोवाइड करेगा। ओपीवी जीआई की भी इम्यूनिटी प्रोवाइड करेगा। अब व्हाई इज जीआई इम्यूनिटी इंपॉर्टेंट, ये एक क्वेश्चन है। वो इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि जब कोई मास स्प्रेड हो रहा होता है, अभी ये जो मैंने वायरस एंटर करा, पोलियो की ड्रॉप पी तो वो वायरस अंदर आया, तो अब ये वायरस वही साइकिल फॉलो करेगा जो कि एक पोलियो का वायरस फॉलो करता है। ये भी फीसिस में वैसे ही पास होगा 6 मंथ तक, वैक्सीन वायरस भी वैसे ही पास होगा। एक वैक्सीन ही या जिसको ओपीवी दी गई है उसकी फीसिस में भी वायरस पास होगा अप टू 6 मंथ्स। लेकिन ये जो वायरस होगा ये आपका लैब में तैयार किया गया वायरस है, ये अट्यूनिएटेड वायरस है, ठीक है, ये उतनी पोटेंशियल नहीं रखता, ये वीकेंड वायरस है। ये लाइव वायरस है तो इसकी साइकिल वैसी चलेगी, बट इट इज़ अ वीक वायरस, तो ये पैथोजेनेसिस नहीं क्रिएट कर पाएगा, ये किसी को इन्फेक्ट नहीं कर पाएगा। तो जो अभी हम पोलियो इरेडिकेट कर पाए हैं उसमें इसका बहुत मेजर रोल है, क्योंकि जितने भी हमने लोगों को नोइंगली पोलियो वायरस पिलाया जिससे कि उनके अंदर वो पोलियो का ट्रांसमिशन हुआ, और जब उन्होंने 6 मंथ्स तक फीसेस में पास करा तो ऑटोमेटिकली और जो हाउस होल्ड कॉन्टैक्ट्स जो कि कंटेमिनेट हो सकते थे वो भी कंटैक्ट में आए, उनको भी वो पोलियो वायरस मिला, ठीक है। तो इससे एक हर्ड इम्यूनिटी क्रिएट हुई और ये कंसेप्ट रहा जिसकी वजह से हम पोलियो को इरेडिकेट कर पाए, बिकॉज ऑफ द हर्ड इम्यूनिटी। ये हर्ड इम्यूनिटी हमें क्यों मिली, क्योंकि सबको उस वायरस ने एनकाउंटर करा लेकिन किसी को भी डिजीज नहीं हुई। क्यों? क्योंकि ये वायरस एक वीकेंड वायरस था, वो वायरस था जो कि हमने दिया था। सर्विलेंस के अंदर हम ये भी चीज़ स्टडी करते हैं कि जो भी फीकल मैटर है उसमें जो वायरल सैंपल्स मिल रहे हैं वो ओपीवी वैक्सीन के वायरस सैंपल्स मिल रहे हैं या एक्चुअल में वाइल्ड पोलियो स्ट्रेन मिल रहा है। वाइल्ड पोलियो स्ट्रेन जो मैंने आपको टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 बताए थे वो मिलते हैं, या जो लैब में तैयार करा गया ट्राईवैलेंट स्ट्रेन है वो मिलता है। जो ओपीवी हम देते हैं वो एक ट्राईवैलेंट स्ट्रेन है, राइट। सो वो मिलता है इस केस के अंदर। तो सर्विलेंस के अंदर हम दो चीज़ें चेक करते रहते हैं। जिन एरियाज में बहुत ज़्यादा पोलियो आउटब्रेक के चांसेस होते हैं उनमें रेगुलरली फीकल मैटर का सर्विलेंस भी करते हैं और ये देखते हैं कि वायरल स्ट्रेन कौन से मिल रहे हैं, लैब में तैयार करा गया ट्राईवैलेंट स्ट्रेन मिल रहा है या फिर
वाइल्ड स्ट्रेन्स मिल रहे हैं पोलियो के। दूसरी चीज देखते हैं गोल्ड स्टैंडर्ड जो है पैरालिसिस, उसके कितने केस मिल रहे हैं। एक भी केस अगर पोलियो का मिल जाएगा तो उसको आउटब्रेक कंसिडर किया जाएगा, क्योंकि अगर एक केस मिल गया है यानी कि क्लिनिकल एक केस मिल गया है तो सब क्लिनिकल वो कितना होगा पता नहीं। क्लिनिकल एक केस मिला है तो वाइल्ड स्ट्रेन ने ही बनाया है वो केस, तो सब क्लिनिकली 90% केसेस अभी दिख रहे हैं। आपको टिप ऑफ द आइसबर्ग मिल गया है, अब आपको आइसबर्ग ढूंढना है। ठीक, तो उसके लिए फिर रिसर्च होगी, उसके लिए फिर आउटब्रेक प्रिपेयर्डनेस कंट्री की होगी अगर एक भी केस मिल जाता है पोलियो का कभी तो। लास्ट पोलियो केस कब रिपोर्ट हुआ था इंडिया में? लास्ट पोलियो केस कब रिपोर्ट हुआ था? समवेयर अराउंड 2011 रिपोर्ट हुआ था। ठीक है, और 2014 में हमको पोलियो फ्री स्टेटस मिल गया था। आफ्टर ऑल द सर्विलेंस एंड एवरीथिंग डन, पोलियो फ्री स्टेटस इन 2014 वाज गिवन टू अस। ओके, आईपीवी ओपीवी का डिफरेंसेस आप इसमें मेंशन्ड है, वो आप पढ़ेंगे एंड उसको ब्लॉक वे में जब आपका अगर कभी एग्जाम में आता है आईपीवी वर्सेस ओपीवी तो आप मेंशन करेंगे इन अ चार्ट फॉर्म। ठीक है, आईपीवी को SAL के साक वैक्सीन भी बोलते हैं बिकॉज इट वाज फाउंड आउट बाय हिम, एंड ओपीवी को सैबिन पोलियो वैक्सीन भी बोलते हैं। तो कभी साक या सैबिन के नेम से आता है तो डोंट गेट कंफ्यूज कि ये क्या पूछ रहे हैं, दिस आईपीवी एंड ओपीवी ओनली। उसके बाद में ये हर्ड इम्यूनिटी का कंसेप्ट मैंने आपको समझाया। एक कंसेप्ट कोलोस्ट्रोम का भी है। कोलोस्ट्रोम आप जानते हैं कि मदर का वो मिल्क है जो डिलीवरी के बाद सिक्रीट होता है। ठीक है, वो मिल्क जो होता है वो रिच इन एंटीबॉडीज होता है। तो देर इज काइंड ऑफ हाइपोथेसिस जिसपे कुछ रिसर्च भी हुई है कि वो जो कोलोस्ट्रोम है वो बच्चों को प्रोटेक्ट करता है कुछ टाइम तक, लेकिन उसका प्रोटेक्शन जो जोन है वो 3 डेज तक ही देखा गया कि ज़्यादा है, लेकिन उसमें भी 3 to 4 डेज से ज़्यादा इसका प्रोटेक्शन नहीं देखा गया है। सो उसमें भी प्रेफर यही करते हैं कि एट बर्थ ही बच्चे को ओपीवी पिला दी जाए, वेट नहीं करते कि कोलोस्ट्रोम का असर आएगा या उसकी इम्यूनिटी होगी तो उसका लास्ट करेगी इम्यूनिटी, बिकॉज वी डोंट वेट फॉर दैट। ओपीवी पिला देते हैं एंड देन 6 मंथ्स के बाद रिपीट करते हैं ओपीवी को, जब क्योंकि 6 मंथ्स में बिल्कुल भी मदर की इम्यूनिटी काम करना बंद कर देती है। तो अगर उस वक्त पे ओपीवी के टाइम पे होगी भी वो फर्स्ट डोज के टाइम पे उसने उसको नलीफाई भी किया होगा तो 6 मंथ्स पे हम रिपीट डोज देना ही होता है। इसके बाद जो आपका कॉन्ट्रा इंडिकेशंस जो है ओपीवी वगैरह के लिए तो कोई कॉन्ट्राइंडिकेशंस वैसे रहते नहीं है। इनफैक्ट डायरिया में भी ओपीवी दे सकते हैं, दैट्स नॉट अ कॉन्ट्राइंडिकेशन। कुछ कॉन्ट्राइंडिकेशंस हैं ओपीवी के, क्योंकि वो लाइव वैक्सीन है इसलिए इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज वालों में नहीं देना। ठीक है, आईपीवी दे सकते हैं उनको, ओपीवी नहीं देंगे। ओके, इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज या कॉर्टिकोस्टेरॉइड थेरेपी वाले जो पेशेंट्स हैं हमने कई बार डिस्कस कर लिया कि लाइव वायरस उनको कभी भी नहीं देना, क्योंकि उनकी इम्यूनिटी लो है तो वो लाइव वायरस भी उनके अंदर वीकेंड वायरस भी उनके अंदर इन्फेक्शन करने की क्षमता रखता है। नाउ विल डिस्कस पल्स पोलियो प्रोग्राम, जो कि आपको एक शॉर्ट नोट अलग से पूछा गया था। पल्स पोलियो का क्या मतलब है, क्या है ये पल्स पोलियो प्रोग्राम? दिस यू ऑल मस्ट बी अवेयर ऑफ। गवर्नमेंट का ये वो इनिशिएटिव है जिसमें कि जो नेशनल इम्यूनाइजेशन चलती है उसके अलावा साल में, ठीक है, एक बारी इनफैक्ट 2 टाइम्स इन अ ईयर हम पोलियो अलग से भी पिलाते हैं। नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल के अलावा हर बच्चा अपने नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल को तो रिसीव करेगा ही, उसके अलावा ये एक्स्ट्रा डोजेस भी मिलेंगी उसको। ये एक्स्ट्रा डोजेस पल्स पोलियो की कब दी जाती हैं ये आपको मेंशन करना है। जब आपको नोट लिखने को आएगा तो फर्स्ट यू हैव टू डिफाइन व्हाट इज पल्स पोलियो। ये इनिशिएटिव है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का टू प्रिवेंट पोलियोमाइलाइटिस, जिसमें कि ईयर में 2 टाइम्स हम पल्स ये पोलियो ड्रॉप्स पिलाते हैं ओपीवी के। ठीक है, ये कैसे दिए जाते हैं? एक ड्रॉप पिलाते हैं, मतलब एक बार अगर एक जो उसका क्या बोलेंगे राउंड, फर्स्ट राउंड ऑफ पीपीआई पल्स पोलियो इम्यूनाइजेशन का जो फर्स्ट राउंड होगा उसके 1.5 महीने बाद दूसरा राउंड कंडक्ट होगा। ठीक है, और ये किस टाइम पे हम करते हैं? ये हम करते हैं लो ट्रांसमिशन टाइम पे। सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट है बताने का, पहला आपने बताया कि 2 राउंड्स ऑफ पल्स पोलियो इम्यूनाइजेशन चलते हैं, पीपीआई के 2 राउंड चलते हैं। ठीक है, दूसरा पॉइंट आप बताएंगे कि ये राउंड जो है ये लो ट्रांसमिशन सीजन में चलते हैं, हाई ट्रांसमिशन में नहीं, जिससे कि पहले ही हाई ट्रांसमिशन से पहले ही उसके पास में इम्यूनिटी हो। ठीक, तो लो ट्रांसमिशन टाइम कौन सा होगा? हाई ट्रांसमिशन कौन सा होता है? फ्रॉम जून टू सितंबर, जो रेनी सीजन होता है वो हाई ट्रांसमिशन होता है। तो लो वाला कौन सा होगा?
अदर देन दैट इज द लो ट्रांसमिशन टाइम, ठीक है, उस टाइम पे इसको देंगे। उसके बाद में एज ग्रुप जो है कौन सी दी जाती है, अप 0 to 5 ईयर्स, 5 साल से छोटे हर बच्चे को पल्स पोलियो पिलाया जाएगा। तीसरा पॉइंट। फोर्थ पॉइंट इज हॉस्पिटल्स, इंस्टीट्यूशंस, इनके अलावा डोर टू डोर भी पिलाया जाएगा। एंड इफ़ पॉसिबल अगर कहीं पे आउटब्रेक ज़्यादा है तो उनको और एरियाज़ में भी पिलाया जाएगा, जैसे कि स्कूल्स के अंदर भी पिलाया जाएगा, या जो दूसरे रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस हैं, चर्चेज़ हैं, मॉस्क्स हैं, यहाँ पे भी पिलाया जाएगा। उसके अलावा रेलवे स्टेशंस हैं, इन जगहों पे भी पिलाया जाएगा, जिससे कि बूथ्स लगाए जाएंगे उस टाइम पे साल में 2 बारी, कि कोई भी बच्चा बिना पोलियो ड्रॉप पिए नहीं रहे, so that we can fully eradicate polio from the country, although it's eradicated, पर अभी पल्स पोलियो continues for a while, ठीक है। पल्स वर्ड इसमें इसलिए बोलते हैं क्योंकि जैसे पल्स में एक स्पर्ट होती है, जैसे इसमें भी 2 राउंड्स ऑफ स्पर्ट चलते हैं, PPI1 एंड PPI2। तो ये सारे पॉइंट्स आप मेंशन करेंगे। ये ज़रूर मेंशन करेंगे कि ये एक्स्ट्रा डोजेज हैं नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल के अलावा, ठीक है, जिसको अपना शेड्यूल नहीं क्विट करना बिकॉज ऑफ द पल्स पोलियो, ये एक्स्ट्रा डोज के वे में मिलेगा। हर बच्चा 5 साल तक का कवर होगा इसमें, 0 to 5 ईयर्स का, साल में 2 बारी पिलाएंगे। एक फर्स्ट राउंड चलेगा, 1.5 महीने बाद उसके दूसरा राउंड होना है, ठीक है। This will complete your pulse polio immunization का point. Now, if I ask you a question, like what are the steps the government is taking to maintain the polio free status? हमको polio free status मिल गया है, तो now what is the step our government is taking to maintain this status? तो हम क्या बोलेंगे, क्या आंसर्स हो सकते हैं इसके? इसका आंसर ये है कि हम पोलियो फ्री स्टेटस मेंटेन करने के लिए, तो पहली बात हम पल्स पोलियो कैंपेन्स चला रहे हैं अभी भी। दूसरी बात, हम सर्विलेंस कर रहे हैं अक्यूट फ्लैसिड पैरालिसिस के केसेस के, और फीकल मैटर के अंदर वायरल स्ट्रेन्स मिलने के, ये दोनों सर्विलेंस हमारी जारी है। कभी भी कोई भी हमें केस मिलता है तो उसके लिए वी आर रेडी फॉर अ रैपिड रिस्पॉन्स, ठीक है। तो RRT टीम्स होती हैं इसके लिए, विच आर देयर रैपिड रिस्पॉन्स टीम्स, एंड देन वी आर प्रिपेयर फॉर एन EPRP यानी इमरजेंसी प्रिपेयरनेस एंड रिस्पॉन्स प्लान। हमारे पास ये 4 चीज़ें हैं जिनकी मदद से हम अपना पोलियो फ्री स्टेटस मेंटेन करे हुए हैं। अगर कोई भी कंडीशन आती है, एक भी बच्चा मिलता है पोलियो वाला, then we are ready to be prepared for an emergency outbreak, ठीक है। इसके अलावा जितने भी लोग बॉर्डर को क्रॉस करके आते हैं, या जितने भी माइग्रेंट्स एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, उनको पल्स पोलियो पिलाने का एक बच्चों को पल्स पोलियो पिलाने का एक रूल है, बिकॉज दोज पीपल हु आर कमिंग, जैसे वाघा बॉर्डर है, अटारी बॉर्डर है, यहाँ से जो लोग आते हैं तो वहाँ पे बूथ्स होते हैं इसके इम्यूनाइजेशन के, वो पल्स पोलियो का ड्रॉप दे के बच्चे को अंदर लेके आते हैं, बिकॉज वी डू नॉट नो कि ये बच्चा इम्यून है ऑलरेडी या नहीं, तो हम एक भी केस का रिस्क नहीं लेना चाहते।